Hello everyone, I am Rishu and I welcome you back to my channel. So if you are new here, this is my third video in research methodology series, and in my previous videos I have discussed about the basics of research and the types of research, and in this video today I am going to talk about variables and hypothesis. ठीक है, तो variables and hypothesis, when students hear these words variables, independent and dependent variables, hypothesis, theoretical definition, operational definition, empirical level, so in sabhi mein they usually get scared and they just get confused between dependent and independent variables, right? So just don't be scared students. These are very simple things and these are equally important too. अगर आप research conduct करना चाहते हैं or you simply want to understand the research process, research methodology, तो it becomes very important for you that you understand what is a variable first, what is a hypothesis first. ठीक है, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तब भी, और अगर आप रिसर्च मैथडोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्टूडेंट आप अगर सिर्फ समझना चाह रहे हैं तो भी दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड all of these things after watching this video, क्योंकि मैंने बहुत ही easy manner में आपको explain किया है along with examples. तो stay tuned to this video till the end. So let's just get started. हम इसे start करते हैं variable के साथ. ठीक है, variable हमारा क्या होता है देखिए. So variable is a criteria, anything, आप ये लगा के चलिए, anything that may assume different numerical or categorical values. anything आपका यहाँ पे क्या है, आपका subject of study की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, any object, any subject or any criteria which you talk about, which you are studying. So when this thing, this criteria or this subject or this object, when it can take any value, when this value keeps on changing, so it is a variable. ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. तो अगर आप अपने स्कूलिंग में वापस जाएं या फिर अभी रीजनिंग एप्टीट्यूड भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो ट्रिग्नोमेट्री को आप जब भी समझते हैं तो आपको कुछ क्वेरीज दी जाती हैं, लाइक टेक सम क्वेरी रिलेटेड टू द एज ऑफ फादर एंड सन. ओके, तो उसमें आपको सपोज ये कहा जाता है कि द एज ऑफ द फादर इज डबल एज द एज ऑफ हिज सन. तो इस तरह की क्वेरीज में हम यूजुअली क्या करते हैं, वी इधर टेक द एज ऑफ द फादर एज एक्स, तो वहाँ जो हमारा एक्स है वो क्या है, वो हमारा वेरिएबल है. ठीक है, नाउ दिस वेरिएबल विल कीप ऑन चेंजिंग. जैसे कि अभी हमें यहाँ बोला गया कि सन की एज की डबल एज है हमारी फादर की एज, तो उसमें हमारी फादर की एज 45 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है. ठीक है, तो कोई भी एज हमारी यहाँ पे फादर की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ द एज ऑफ दैट फादर विद द एज ऑफ हिज सन. जो भी उनका रिलेशनशिप हमें बताया जाएगा क्वेरी में, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी फादर की एज क्या होगी, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी हमारी एक्स की यहाँ पर, जैसे जैसे हमें नए केस मिलते जाएंगे. तो अगर हमें सपोज 2 केसेस मिल रहे हैं अलग अलग, तो दोनों में हमारी फादर की एज डिफरेंट हो जाएगी. सो इन दिस केस दिस वेरिएबल एक्स इज आर वेरिएबल. ठीक है, बिकॉज इट्स वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, जैसे जैसे हम अपनी स्टडी को चेंज कर रहे हैं, स्टडी में इंक्लूडेड अदर वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, तो उन सब की वजह से हमारी एक्स की वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं. तो ये हमारा क्या था, वेरिएबल. ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू अभी बहुत बेसिक ये समझाया है कि वेरिएबल क्या होता है. नाउ इफ आई क्लासीफाई द वेरिएबल इन 2 कैटेगरीज, जो सबसे मेजर कैटेगरीज हैं इसकी वो हैं कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट वेरिएबल्स आप बोल सकते हैं, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स. कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स आपने सुना ही होगा. तो जो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है. तो ये दोनों बेसिकली होते क्या हैं, इनको समझते हैं पहले. So what is a discrete variable? Variable that has a
लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, देखिए क्या होता है कि होल नंबर्स होते हैं आपके, ये कंप्लीट इंटीजर्स होते हैं। जो भी ये वैल्यूज़ यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, ये जो भी वैल्यूज़ लेगा वो वैल्यूज़ हमारी होल नंबर्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कॉलेजेस। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मे बी 2, मे बी 3, मे बी 1000, मे बी 100, बट इट कैन नॉट बी 2.5. We cannot say we have 2.5 students. We cannot say we have 10.7 students. समझ रहे हैं आप? तो यहाँ जो हमारे वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? होल नंबर्स होंगी, होल कंप्लीट इंटीजर्स होंगी। तो उस केस में हमारा वेरिएबल क्या कहलाता है? डिस्क्रीट वेरिएबल। जबकि अगर हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की बात करें तो दीज आर दोज वेरिएबल दैट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। यहाँ पे आपका वेरिएबल कोई भी वैल्यू को ऑक्यूपाई कर सकता है। यहाँ पे आपके फ्रैक्शंस में भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ द वेट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी 50.5 ऑल्सो। ओके, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट सिमिलरली, जैसे कि वेट अगर सपोज उसका 60.5 है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि उसमें कोई होल नंबर नहीं है हमारा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो बहुत ही फ्रैक्शंस में हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं हमारी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, ये एक बहुत ही बेसिक इसका कैटेगराइजेशन है। जो इसका एक्चुअल क्लासिफिकेशन है वो हम अब इसके बाद करेंगे। इसके अलावा मैं अगर वेरिएबल में ही एक डिफरेंट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, one property I have already told you that its value keeps on changing. This is one property. And another property that we have is it should be measurable. Only then we would call it as variable. हम variable उसको तभी कहेंगे जब उसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर किसी एट्रीब्यूट या किसी ओपिनियन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। बट नाउ अगेन, अगर हम उस ओपिनियन को, सपोज इफ आई वॉन्ट टू नो डू यू लाइक पिज्जा और नॉट, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको दो ऑप्शंस दे दिए कि येस और नो। वहां पे वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो इधर इट विल बी येस और इट विल बी नो। तो उस केस में हमारे पास क्या है कि हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, उसकी ओपिनियन को, कंज्यूमर की ओपिनियन को मेजर कर पा रहे हैं, तो वहां हमारा वो एज अ वेरिएबल एक्ट करेगा। बट अगर हम किसी एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हैं और हमारे पास कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है उस चीज़ के लिए, उसको स्टडी करते हुए, देन दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज वेरिएबल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So now there is another classification of research, of variables. तो variables का जो हमारा ये second classification है, ये किस basis पे है? On the basis of cause and effect relationship. So if you have watched my previous video, I talked about a causal research. So in causal research we study cause and effect relationship. Okay, to study the cause and effect relationship we need few variables like dependent variable, independent variable, extraneous variables, and there are many other variables like that. So उन्हीं को अभी मैं explain करने जा रही हूँ। तो cause and effect basis पे जो आपके सबसे major variables आते हैं वो हैं dependent variable and independent variable. Independent variable को हम treatment variable, experimental variable, manipulative variables भी बोलते हैं। ये सब हमारे independent variables के ही नाम हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं वन बाय वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। फर्स्ट कम्स योर डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि दिस इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज टू बी प्रेडिक्टेड और दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड येट, हमें उसे एक्सप्लेन करना है, हमें उसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल से ही समझाना चाहूँ, फादर एंड सन की एज का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, सो द एज ऑफ द फादर इज डिपेंडेंट वेरिएबल हियर बिकॉज दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। वो रिसर्चर कैलकुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज द एज ऑफ सन। तो सन की जो भी एज चेंज होगी उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल को, एज ऑफ फादर को। सेकेंड थिंग इज you cannot change them. This is the thing here. So researcher would not change or would not modify the dependent variable. Researcher only can control independent variable. Now independent variable will control dependent variable. ठीक है, फादर की एज को मैं चेंज नहीं कर सकती, फादर की एज तो कैलकुलेट होगी सन की एज के बेसिस पे। मैं एज अ रिसर्चर सिर्फ सन की एज को मॉडिफाई कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, सो दे चेंज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे ही ये चेंज होती हैं, रिसर्चर इनको चेंज नहीं कर सकता। द रिसर्चर कैन ओनली कैलकुलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, सो दिस इज द वेरिएबल दैट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन समझने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद ही समझ आ गया होगा कि नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या करेगा, उसको इसकी वैल्यू को चेंज करेगा एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड, मैनिपुलेटेड, मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड और कंट्रोल्ड बाय एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर जो भी है, रिसर्चर जो भी है, वो इस वैल्यू को आपके कंट्रोल कर सकता है, इस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकता है, बट रिसर्चर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेगा। सो दिस इज completely dependent upon this variable and this variable is free, this variable is completely independent। इस पे किसी भी और वेरिएबल का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ये सिर्फ इम्पैक्ट डालता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। बहुत ही इजीली मैंने आपको ये समझाया है। और अगर मैं आपको इसके किसी दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे कि आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स स्कोर्स। नाउ सी, tuitions here is independent variable. I can provide 1 tuition or 2 tuitions or 3 tuitions of mathematics to some students and I will check how will they score in their exams depending upon the number of tuitions, कि वो एक ट्यूशन देने पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या फिर मैं उनको 3 ट्यूशन्स दे रही हूँ मैथमेटिक्स की, तब वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो स्टूडेंट्स का स्कोर होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करेगा हमारा नंबर ऑफ ट्यूशंस दैट वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू दैट what is dependent variable and what is independent variable. Now we will study what another kinds of variables come under independent variables. So let's just talk about independent variables now. Independent variables को स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कम्स द ट्रीटमेंट वेरिएबल. So now students just try to understand the concepts through their names itself because it will make it easy for you to remind them in future for the learning purpose. ठीक है, क्योंकि आप जब नाम से ही समझते हैं तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है। तो जैसे कि ट्रीटमेंट वेरिएबल, आपको नाम से समझ आ रहा है कि जिस वेरिएबल को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिस वेरिएबल पर हम ट्रीटमेंट सप्लाई करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करे या इम्पैक्ट करे उस पर। तो इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सो दिस इज द वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर. ओके, सो यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया है कि मैनिपुलेट कर सकता है रिसर्चर? क्योंकि कुछ वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं जिनका आप सिर्फ इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, बट यू कैन नॉट मॉडिफाई देम और यू कैन नॉट कंट्रोल देम. बट treatment variables are those variables which can be manipulated by the researcher. For example, अगर हम previous example की ही बात करें कि ट्यूशन्स का स्टूडेंट्स के स्कोर्स पर क्या इम्पैक्ट आता है, तो उसमें हमारा जो ट्यूशन्स हैं वो हमारी क्या है, ट्रीटमेंट वेरिएबल है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेजर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसकी मैंने अभी आपको बात की थी कि दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर और द रिसर्चर। रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स। तो इनको सिर्फ मेजर किया जा सकता है, जो जैसे कि आपको नाम में ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैरिटल स्टेटस, जैसे कि मुझे ये जानना है कि if somebody is single or if they are married, so will it impact the productivity that they have at their work? ठीक है, अगर कोई सिंगल है तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर इफ ही और शी इज मैरिड देन हाउ विल ही और शी विल परफॉर्म। तो उसमें उस केस में जो हमारा मैरिटल स्टेटस है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। इफ समबडी इज सिंगल देन ही इज सिंगल। आप स्टडी पर्पस के लिए यू कैन नॉट गेट हिम मेक हिम मैरी, ठीक है। तो उसके लिए उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे एंड देन यू विल जस्ट स्टडी द इम्पैक्ट। नेक्स्ट जो आपका आता है, वन इज मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड अनदर वन इज योर मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ये दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं आपके मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स, आई गेस सम PhD स्कॉलर्स वुड रिलेट टू दीज टू वेरिएबल्स मोर देन द रेगुलर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी मॉडल्स आप अप्लाई करते हैं, जैसे PLS पे काम करते हैं या रिसर्चर जो भी टेस्ट अप्लाई करते हैं, जनरली we use these two variables, moderating and mediating variables. But if you are understanding this independent variables, types of independent variables as a management student also or as a research student also, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आपकी हर स्टडी में ये यूज होने वाले हैं। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, इट हैज़ एन इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट कैसे होता है, सो मॉडरेटिंग वेरिएबल मेक्स एन इंटरैक्शन विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद वो क्या इफेक्ट पुट करता है, इट ईदर स्ट्रेंथन्स और वीकन्स द रिलेशनशिप। जो हमारी रिलेशनशिप है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, उसको ये स्ट्रेंथन या वीकन करता है। कैसे करता है उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। Suppose if a company provides movie tickets to its employees as an incentive on the weekends, okay, and it wants to check that does it have any impact on the employee satisfaction level? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करते हैं कुछ अपनी जॉब से अगर उनको मूवी टिकट्स दी जाती हैं वीकेंड्स पे। तो ये जो था हमारा इम्पैक्ट या ये जो हमारा रिलेशनशिप इन दोनों वेरिएबल्स में था, उसके साथ हमने एक मॉडरेटिंग वेरिएबल को भी स्टडी किया, दैट वाज योर कोविड-19 फेज और योर लॉकडाउन फेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल when the lockdown 1 that period ended, so when the theaters got opened, so there were very few people going to the theaters, बहुत कम crowd होता था वहाँ पे। Sometimes even it happened that when we went there, what we found is the complete hall was empty. There was only few people, like 2 or 3 people barely sitting in the hall. तो ऐसा भी हुआ है। तो ऐसे केस में इट माइट बी पॉसिबल दैट द एम्प्लॉय डिड नॉट एंजॉय द मूवी टिकट्स वेल। उसमें उसको सेटिस्फाइड फील नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि उसने एक्चुअली मूवी को एंजॉय किया ही नहीं। या फिर इट माइट ऑल्सो हैपन दैट द एम्प्लॉय डिड नॉट गो टू द मूवी डिस्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग हिम विद द टिकट्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय गया ही ना हो। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आपके एक्चुअल 2 वेरिएबल्स हैं उनको। मीडिएटिंग वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो मीडिएटिंग वेरिएबल्स पुट द मीडिएशन इफेक्ट। मीडिएट करते हैं वो रिलेशनशिप को डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मूवी टिकट्स का मैं अभी चेक एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन पे ना करके प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट चेक करना चाह रही हूँ। तो अगर आप ये कहें कि इफ़ आई प्रोवाइड मूवी टिकट्स टू माई एम्प्लॉयज़ ऑन वीकेंड, विल इट रिजल्ट इन टू मोर प्रोडक्टिविटी ऑन देयर पार्ट। तो ये रिलेशनशिप स्टडी करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप इस चीज़ को डायरेक्टली ये स्टडी नहीं कर सकते कि इस वेरिएबल का उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। बट
you can study this relationship through a mediating variable which is your employee satisfaction. मूवी टिकट्स प्रोवाइड करने से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करता है, और जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करता है सो ही विल फील मोटिवेटेड, ही विल फील हैप्पी, ही विल फील प्रोडक्टिव एट वर्क. तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल के थ्रू हमें हमारे जो मेजर दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हम जान पा रहे हैं. तो ये आपका क्या था, मीडिएटिंग वेरिएबल था. तो आई होप आपको ये चार वेरिएबल्स समझ आ गए होंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू व्हाट आई हैव टोल्ड यू. अभी एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल ऑफ द वेरिएबल्स, ऑल द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑन अ सिंगल बोर्ड. तो मैं जो भी आपको टैबुलर फॉर्म्स में ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो उनको आप अपना नोट्स में कर सकते हो स्टोर. तो उसमें आपको एक रेलेवेंस बन जाएगा और आप उसको एज अ कंप्लीट पिक्चर आप उसको लर्न कर पाएंगे. सबसे पहले मैंने आपको वेरिएबल्स बताया था कि क्या होते हैं वेरिएबल्स. उसके बाद इनके जो दो बेसिक कैटेगराइजेशन था, बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स थे, वो थे आपके कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स. नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने किया था डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में फर्दर फिर हमारे चार तरह के आते हैं, ट्रीटमेंट, मेजर्ड इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग. और अब मैं आपको तीन वेरिएबल्स और समझाने वाली हूँ जो कि हमारे ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल है. उन दोनों से हटके हमारे कुछ तीन वेरिएबल्स और हम स्टडी करते हैं, तो उनको भी स्टडी कर लेते हैं. So these are your several other types of variables जिनको भी हम यूजुअली अपनी स्टडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. वन इज़ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, वन इज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल एंड द थर्ड वन इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल. सबसे पहले इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को समझते हैं. सो क्या होते हैं हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स? वेरिएबल्स दैट इंटरवीन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो ये वेरिएबल्स क्या करते हैं, बेसिकली इंटरवीन करते हैं, या आप कह सकते हो कि बाधा डालते हैं हमारी रिलेशनशिप में, जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में स्मूथ रिलेशनशिप एक हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा, जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि सपोज आई एम अ स्कूल टीचर एंड इफ़ आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स अ लॉट थ्रू लेक्चर्स टू टेक पार्ट इन सम कल्चरल एक्टिविटीज़. मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ दैट मोटिवेशन दैट आई गिव टू माई स्टूडेंट्स ऑन देयर इंटेंशन टू टेक पार्ट इन दोज कल्चरल एक्टिविटीज़. ठीक है, ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं और मैं इनमें रिलेशनशिप को जानना चाह रही हूँ. अभी हमारा यहाँ पे एक इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या आ गया है, स्टूडेंट्स फटीग. ठीक है, स्टूडेंट मान लो मेरा बहुत थका हुआ फील कर रहा है और इट माइट बी पॉसिबल दैट ही इज़ फीलिंग सिक. सो डिस्पाइट ऑफ ऑल द मोटिवेशन दैट आई पुट टू दैट स्टूडेंट, ही विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि बॉडी से ही इज़ नॉट फीलिंग लाइक दैट he should take part in some cultural activity. Or it might be possible that he has a lack of interest. He just likes to study, he just likes to sit alone on a table and just study, focus on the study only. तो ऐसे केसेस में भी क्या हो जाएगा कि despite of all the motivation he will not take part in some cultural activities. तो यहाँ पे सिर्फ मेरे मोटिवेशन का जो वेरिएबल है, जो फैक्टर है, वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है उसके कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन को, बल्कि यहाँ पे हमारे सम इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आर ऑल्सो देयर विच आर अफेक्टिंग दैट वेरिएबल. नेक्स्ट आपका आता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आपके हिडन वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी स्टडी में होते हैं, जो आपकी स्टडी में इम्पैक्ट तो करते हैं, बट you are not aware, the researcher is usually not aware of those variables that they are present in his study. For example, अगर हम इसमें बात करें researchers unintentional biasness. So if the researcher is making a study in suppose two countries, and out of those two countries there is one country which he likes the most, so there is a possibility that he will be biased towards the sample collection, the data collection part, and some other things also. So this is something which is
the biasness which is put from the researcher side, but this is unintentional. He is not intentionally doing this. So this may be a hidden variable, but it still impacts the outcomes. And the last variable is your extraneous variable. Extraneous variable हमारा होता है which is not investigated by researcher, but it does affect the outcomes. तो ये आपकी आउटकम्स को अफेक्ट तो करता है, बट यूजुअली रिसर्चर जो है वो उसको स्टडी नहीं करता है. जैसे कि इफ़ द रिसर्चर इज स्टडिंग all the aspects of a student, like how punctual he is, how disciplined he is, what is his performance in the exams, and what is his behavior during the class. So all of these things that he is controlling of a student, वो उसकी observe कर रहा है, record कर रहा है data को, but he is not aware of one variable, extraneous variable, which is level of stress और द फैमिली डिस्प्यूट. सपोज उस स्टूडेंट के फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो टाइम पे ही नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से कुछ फैक्टर्स उसके इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसकी पंक्चुअलिटी इम्पैक्ट हो रही है, एक स्ट्रेस वो कैरी कर रहा है माइंड में विच द रिसर्चर इज अनअवेयर ऑफ. तो ऐसे केसेस में हमारे ये फैक्टर्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो ये जो हमारे तीनों वेरिएबल्स थे ये हमारे अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आते हैं. अब इसके बाद हम कौन सा पार्ट करेंगे? हाइपोथेसिस. सो व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की जब भी हम बात करते हैं, अगर मैं आपको सिंपली बहुत शॉर्ट में दो शब्दों में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, सो आई वुड से इट इज एन एडुकेटेड गेस. गेस क्यों कहा गया है यहाँ पे? बिकॉज रिसर्चर यूजुअली अज्यूम्स अ स्टेटमेंट, ही यूजुअली प्रपोजेज, वो एक गेस करता है किसी चीज़ को, और वो गेस कहाँ से आती है? जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन. सपोज द रिसर्चर फेसेस अ प्रॉब्लम, अ रिसर्च प्रॉब्लम और अ रिसर्च क्वेश्चन. अगर हम और इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो सपोज द रिसर्चर, हम भी ऐसा कई बार सुनते हैं कि द एल्डर सिबलिंग इज यूजुअली मोर इंटेलिजेंट देन द यंगर वन, और द यंगर सिबलिंग इज मोर इंटेलिजेंट देन द एल्डर वन. तो इस तरह की चीज़ें कई बार सुनने में आ जाती हैं. तो सपोज द रिसर्चर वॉन्ट्स टू चेक दिस थिंग एंड ही जस्ट मेक्स एन assumption. So our hypothesis will be elder sibling are more intelligent than the यंगर वंस. तो ये हमारी एक assumption बन गई है यहाँ पे, ये हमारी एक हाइपोथेसिस बन गई है. तो यहाँ जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था कि क्या एक डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस लेवल में एल्डर और यंगर सिबलिंग्स में, वो एक आपकी रिसर्च प्रॉब्लम थी, वो एक रिसर्च क्वेश्चन की फॉर्म में था. बट जब हमने इसको एक अजम्पशन की फॉर्म में डाल दिया, हाइपोथेसिस की फॉर्म में डाल दिया, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी. तो इसी तरीके से हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक गेस हम यहाँ पे डालते हैं अपनी स्टडी में. एडुकेटेड इसको क्यों कहा गया है? एडुकेटेड इसको इसलिए बोला गया है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन पास्ट स्टडीज. ऐसे ही नहीं आप इंट्यूटिवली कोई भी स्टेटमेंट प्रपोज कर सकते हो, रादर इट शुड बी बेस्ड अपॉन सम प्रीवियस रिसर्च और प्रीवियस स्टडीज, या एक लिटरेचर को रिसर्चर रिव्यू करता है, स्टडी करता है, उसके बाद ही ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिसर्च ही वुड अज्यूम अ स्टेटमेंट, ही वुड अज्यूम अ रिसर्च प्रॉब्लम. उसके बाद हमारी जो हाइपोथेसिस का क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में किया गया है. वन इज नल हाइपोथेसिस एंड अनदर वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है? नल मीन्स नो, निल. तो देयर इज नो रिलेशनशिप, सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो जब भी हम नल हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड ऑन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, राइट, तो वहाँ पे हमारे दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या रखेंगे? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जंक फूड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल. जबकि आपकी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है? विच इज जस्ट ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस. तो जो भी आप नल हाइपोथेसिस कंसिडर कर रहे हैं उसी का ऑपोजिट आप क्या रखेंगे? आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रहेगी. तो यहाँ हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जंक फूड एंड
कोलेस्ट्रॉल लेवल। और जब रिसर्चर इनको चेक करेगा और आफ्टर पुटिंग ऑल द टेस्ट एंड कंडक्टिंग द कंप्लीट रिसर्च, व्हेन ही गेट्स टू नो कि एक्चुअली जंक फूड को कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो उससे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसप्रूव यहाँ पर हो गया है जो हमने नल हाइपोथेसिस कंसिडर किया था, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारा इन दोनों में क्या रिलेशनशिप रहता है, अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो यूजुअली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस को आप H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H अल्फा से। So I hope I made it clear to you that what is variable, what are the types of variable, what is hypothesis and the types of hypothesis. So if you like this video then do like, comment and share with your friends. और अगर आप ऐसी ही videos research methodology में, if you are looking for more of such videos, then do not forget to hit the subscribe button and please press the bell icon so that you may get the future notifications of my videos. Thank you for watching me. Until my next video, keep learning.